बीकॉम पार्ट फर्स्ट के सभी विद्यार्थियों का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत। आज हम बिजनेस लॉ विषय पर चर्चा कर रहे हैं और इस विषय पर सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हमने आज चुना है। समस्त अनुबंध ठहराव होते हैं लेकिन समस्त ठहराव अनुबंध नहीं, विवेचना कीजिए। एक बड़ा बेसिक क्वेश्चन है और एक बड़ा व्यवहारिक क्वेश्चन है और मैं विद्यार्थियों को यह यहाँ स्पष्ट भी कर देना चाहता हूँ कि प्रतिवर्ष या तो यह प्रश्न आता है या वैध अनुबंध के आवश्यक लक्षणों का प्रश्न आता है ज़्यादातर। तो उस दृष्टि से भी ये प्रश्न हमारे लिए खास है, यह टॉपिक हमारे लिए खास है। यह कहा जाता है कि समस्त अनुबंध ठहराव होते हैं लेकिन समस्त ठहराव अनुबंध नहीं। बिल्कुल ठीक बात है और इसका तात्पर्य यह हुआ कि अनुबंध का निर्माण या अनुबंध की उत्पत्ति या अनुबंध का अस्तित्व ठहराव रूपी नींव पर ही होता है। और अगर कोई ठहराव अनुबंध बन गया तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि वह अनुबंध ठहराव अवश्य है, इसलिए समस्त अनुबंध ठहराव होते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं, कोई संदेह नहीं। दूसरा जो भाग है लेकिन समस्त ठहराव अनुबंध नहीं, इसको भी पढ़ा जाएगा। पहले विस्तार से मैं समस्त अनुबंध ठहराव होते हैं पे चर्चा करना चाहता हूं ताकि हमारा 20 नंबर का प्रश्न तैयार हो सके। पूरे प्रश्न का जहाँ तक सवाल है, दो भाग इसके बन रहे हैं जो दिखाई दे रहे हैं आपको स्क्रीन पे। प्रथम भाग समस्त अनुबंध ठहराव होते हैं, इसको प्रूव करना है, इसको सिद्ध करना है। अब इसको प्रूव कैसे करें? तो मेरे विचार से ठहराव और अनुबंध दोनों को परिभाषित कर लिया जाए और दोनों के लक्षणों को स्पष्ट कर लिया जाए और उनका तुलनात्मक अध्ययन देखा जाए तो मैं ये मान के चलता हूँ कि हमारा यह प्रश्न हल हो जाता है कि समस्त अनुबंध ठहराव होते हैं। जैसे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ठहराव को धारा 2E में परिभाषित किया और उसमें लिखा है कि प्रत्येक वचन तथा वचनों का प्रत्येक समूह जिसमें वचन एक दूसरे के लिए प्रतिफल होते हैं ठहराव कहलाता है। इसका तात्पर्य यह होता है कि ठहराव में प्रस्ताव का होना, स्वीकृति का होना, प्रतिफल का होना, दो पक्षकारों का होना, ये लक्षण पाए जाते हैं। अर्थात 4 लक्षण जो मैंने अभी बोले यह ठहराव में पाए जाते हैं। अब दूसरी बात अनुबंध, तो अनुबंध को धारा 2H में परिभाषित किया और कहा है कि राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय ठहराव अनुबंध कहलाता है। इसका मतलब अनुबंध की परिभाषा लिखते हुए ठहराव को उसमें निहित कर लिया, उसमें समाहित कर लिया, उसमें सम्मिलित कर लिया। और वैसे जब वैध अनुबंध का मैंने प्रश्न आपको बताया तो उसमें साफ लिखा हुआ था, साफ समझा गया था कि अनुबंध में विभिन्न लक्षण होते हैं। वो लक्षण मैं एक बार फिर से आपको दोहराता हूँ कि कम से कम 2 पक्षकार होने चाहिए, ठहराव होना चाहिए, वैधानिक संबंध स्थापित करने की इच्छा होनी चाहिए, पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता हो, सहमति हो, स्वतंत्र सहमति हो, उद्देश्य एवं प्रतिफल की विद्यमानता हो, ठहराव स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित ठहराव में से ना हो, सहमति स्वतंत्र सहमति वाली बात भी है, अर्थ निश्चित हो, निष्पादन की संभावना वगैरह वगैरह, ये लक्षण। और ये कुल मिलाकर 12 लक्षण हैं। और अनुबंध के जब हम 12 लक्षणों को देखते हैं तो ठहराव के भी लक्षण उसमें पाए जाते हैं जो 4 हैं। इसका मतलब 8 लक्षण अनुबंध में अधिक हैं। तो यह बात स्पष्ट हो जाती है कि जो अनुबंध है वह ठहराव अवश्य है। इसलिए ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट कहने में कोई बुराई नहीं है। इसका तात्पर्य यह भी हो सकता है, इस तरह भी इसको समझा जा सकता है कि जो आज शिक्षक है वो विद्यार्थी अवश्य रहा है। तो
किसी शिक्षक से ये नहीं पूछा जा सकता कि क्या कभी तुम विद्यार्थी रहे थे, वो विद्यार्थी अवश्य रहा है। अब मैं दूसरे भाग की बात करता हूँ कि समस्त ठहराव अनुबंध नहीं होते। इसका तात्पर्य यह है कि जो ठहराव अनुबंध बनने के लायक नहीं है, अनुबंध बनने के जिसमें गुण नहीं है, वह ठहराव ही रह जाते हैं, अनुबंध नहीं बन पाते। तो इसका तात्पर्य सभी ठहराव अनुबंध नहीं होते, जो होते हैं वो होते हैं, उनमें लक्षण होते हैं इसलिए होते हैं। पहली बात, घरेलू या पारिवारिक ठहराव। अब परिवार में दिन भर में बहुत से अनुबंध हो जाया करते हैं, भाइयों में, माता पिता में, बहनों में, तो वो सभी ठहराव अनुबंध नहीं है। हाँ, लेकिन अगर पारिवारिक समझौते का कोई ठहराव है और यदि वह लिख लिया गया और उसमें विटनेस हैं, रजिस्टर्ड है, तो फिर वो ठहराव अनुबंध बन जाता है, और वो अनुबंध बन जाता है तो फिर वो अनुबंध है। लेकिन ऐसे जैसे कि आप शाम को मेरे यहाँ खाना खाने आए, नहीं आते, तो एक भाई दूसरे भाई के खिलाफ मुकदमा दायर नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें लीगलिटी या अनुबंध करने की स्थिति कहीं नज़र नहीं आ रही, वो ठहराव ही रह गया। ऐसे ही सामाजिक ठहराव, तो वही उदाहरण हम समाज पे लागू कर दें, जैसे दो मित्र, तो वो सामाजिक ठहराव हो गया। राजनीतिक ठहराव यह भी है कि कुछ पॉलिटिशियंस आपस में ठहराव करते हैं, वोट खरीदने का हो सकता है, अपनी पार्टी में मिलाने या मिलने का हो सकता है, तो वो भी ठहराव ही रह जाते हैं। लेकिन सारे राजनीतिक ठहराव तो ठहराव नहीं रहते, कुछ अनुबंध भी बनते हैं। और ये आपने दूरदर्शन पे भी, टीवी पे भी देखा होगा कि जैसे दो विदेश मंत्रियों के बीच में या दो प्रधानमंत्रियों के बीच में कोई समझौता होता है तो उस पर हस्ताक्षर होते हैं, तो ये भी एक राजनीतिक अनुबंध होता है, लेकिन वो वैध होता है। इसी तरह व्यापारिक ठहराव, जिनका उद्देश्य वैधानिक संबंध स्थापित करना नहीं। रोज एंड फ्रैंक कंपनी बनाम क्रॉम्पटन ब्रदर्स लिमिटेड के मामले में देख चुके हैं कि उन्होंने पहले से ही लिख लिया था कि हमारा अभिप्राय अनुबंध करना नहीं है, तो फिर अनुबंध नहीं बना, जबकि उसमें सारी चीज़ें थी, सारी बातें थी, तय की थी उन्होंने, सोता था, वचन था, लेकिन वो अनुबंध नहीं बना क्योंकि दोनों पक्षकारों का वैधानिक संबंध स्थापित करने का इरादा नहीं था। इसी तरह स्वतंत्र सहमति के अभाव में, जहाँ उत्पीड़न, अनुचित प्रभाव, कपट, मिथ्या वर्णन आदि आ जाएं या उसमें निहित हो जाएं, तो वो ठहराव ही रह जाता है, अनुबंध नहीं बनता। इसी तरह बिना प्रतिफल के ठहराव। प्रत्येक अनुबंध में प्रतिफल होना चाहिए क्योंकि वो रीढ़ की हड्डी का काम करता है, बैकबोन होता है, और बिना प्रतिफल का ठहराव है तो वह ठहराव ही रहेगा, अनुबंध नहीं बनेगा। हाँ, कुछ इसके अपवाद हैं, उनको छोड़ दें तो शेष जगह तो बिना प्रतिफल के ठहराव ही रह जाएंगे। अवैधानिक एवं उद्देश्य प्रतिफल वाले ठहराव, ये भी बात ठीक है। धारा 23 में कहा है कि कुछ ठहरावों का उद्देश्य और प्रतिफल अवैध होता है, इलीगल होता है, वो नहीं करने चाहिए, वो ठहराव ही रह जाएंगे। विवाह में रुकावट डालने वाले ठहराव भी ठहराव ही रह जाते हैं, अनुबंध नहीं बनते हैं, क्योंकि वयस्क व्यक्तियों के विवाह में कोई रुकावट नहीं डाल सकता, लेकिन ये रुकावट अप्रत्यक्ष होनी चाहिए। अगर प्रत्यक्ष रुकावट है तो वह ठहराव रह जाता है, अनुबंध नहीं बनता है। व्यापार में रुकावट डालने वाले ठहराव, इसके बारे में यह कहा जाता है कि भारत में अभी व्यापार और व्यवसाय का इतना विकास नहीं हुआ कि उसमें रुकावट डालने की स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाए, अनुमति दे दी जाए। तो सबको भारत के किसी भी हिस्से में व्यापार व्यवसाय करने का अधिकार है, लेकिन अगर मान लीजिए कोई कंपनी किसी कर्मचारी को रखती है और उससे 5 साल का बॉन्ड भरवा लेती है, 2 साल का बॉन्ड भरवा लेती है कि आप छोड़ कर नहीं जाएंगे, और जाएंगे तो हमें कंपनसेशन देंगे, हमें क्षतिपूर्ति करेंगे, तो फिर वो रुकावट जो है वो वैध है, अन्यथा वैसे रुकावट वैध नहीं होती। इसी तरह अनिश्चित अर्थ वाले ठहराव, जिनका अर्थ निश्चित नहीं होता, जैसे मैंने आपको वैध अनुबंध के लक्षणों के समय भी बताया था, समझाया था कि ऐसे ठहराव जिनका कि अर्थ अनिश्चित है, जैसे ए बी से कहता है कि मैं तुम्हें 10 टीन तेल बेचना चाहता हूँ,
लेकिन कौन सा तेल ये क्लियर नहीं है। ठहराव हो गया, अनुबंध मान लिया गया, निष्पादन रुक गया। क्यों रुक गया? क्योंकि अर्थ निश्चित नहीं था। कौन सा तेल? तेल तो बहुत सारे हैं। तो उसी तरह बाजी का ठहराव, तो बाजी तो घटना घटित होने या न होने पर निर्भर करती है। एक पक्षकार जीतता है, एक पक्षकार हारता है। तो बाजी के ठहराव को धारा 30 में व्यर्थ घोषित किया हुआ है और कुछ राज्यों में तो इसको अवैध भी घोषित किया हुआ है। तो ये मान के चलिए कि बाजी के ठहराव जो हैं वो कभी भी अनुबंध नहीं बनते। असंभव घटना पर आधारित ठहराव, ऐसे ठहराव जिनकी घटना घटित होने की संभावना ही समाप्त हो गई है, हो ही नहीं सकते हो, तो ऐसे ठहराव भी बेकार माने जाएंगे और वो कभी भी अनुबंध नहीं मानेंगे। इस तरह असंभव कार्यों को करने के ठहराव भी बेकार होते हैं। ये ध्यान रखना चाहिए कि जिन कार्यों को करना संभव नहीं है वो ठहराव ना किया जाए, वो बेकार माना जाएगा। अब मैं आपको यह कहना चाहता हूँ कि जब प्रश्न के दोनों भाग हमने पढ़ लिए तो इससे यही बात निकल कर आती है कि अनुबंध वह ठहराव है, लेकिन जरूरी नहीं कि जो ठहराव है वह अनुबंध बने। यदि अनुबंध बनने के सभी गुण विद्यमान हैं तभी वह अनुबंध बनेगा। अर्थात जैसे कोई पौधा, अगर उसमें अंकुरता के सभी गुण हैं तो वह वृक्ष बनेगा, अन्यथा वह पौधा ही रहकर मुरझा जाएगा, नष्ट हो जाएगा। अर्थात उसको पर्याप्त हवा पानी मिलेगी तो वह वृक्ष बनेगा, फल फूल देगा। ठीक वैसे ही सभी ठहराव अनुबंध नहीं बनते। यह बात आपको बहुत सारे अनेक उदाहरणों से मैंने स्पष्ट की है और यहाँ कर हमारा यह प्रश्न हल हो जाता है। आप पुस्तक की सहायता से इसे विस्तार से और पढ़ें और अपने नोट्स बनाएं ताकि आपके लिए लाभकारी हो सके। नमस्कार, धन्यवाद।